जर्मनी ने घुटने टेक दिए। 1 साल पहले उन्होंने जो शब्द कहे थे वे आज भी कानों में गूंजते हैं। भारत बहुत महंगा है, हम 32% तक लागत कम कर सकते हैं, तो जानबूझकर इतना खर्च क्यों करें। इस एक वाक्य के साथ हमारी 15 साल की साझेदारी समाप्त हो गई थी। भारत की जगह चीन को चुना गया था और ठीक 1 साल बाद अंटार्कटिका के पास दक्षिणी महासागर के बर्फीले पानी के बीच उनका वह जहाज विस्फोट के कगार पर था। 32 नाविक अंदर फंसे हुए थे। उनके पास केवल 48 घंटे बचे थे। पूरी दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो इस समस्या का समाधान कर सके, सिवाय एक जगह के। सुबह 3 बजे मुंबई में एक फोन की घंटी बजी। कृपया हमारी मदद करें। 1 साल पहले भारत को धोखा देने वाला जर्मनी आज आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा रहा था। यह उन धोखेबाजों के घुटने टेकने तक के 48 घंटों की कहानी है और कैसे भारत का मानक दुनिया का मानक बन गया, उसकी पूरी चौंकाने वाली सच्चाई अब हम आपके सामने लाएंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारा समर्थन करें। 1 साल पहले मुंबई में स्थित हमारी भारतीय शिपबिल्डिंग कंपनी भारत मरीन वर्क्स के मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में खिड़की से एक विशाल डॉकयार्ड दिखाई दे रहा था। 300 मीटर से अधिक लंबे 3 LNG लंग जहाज एक साथ बनाए जा रहे थे। वेल्डिंग की नीली चिंगारियां उड़ रही थीं और क्रेनें बिना रुके चल रही थीं। मैं उस दृश्य को देखते हुए गर्व महसूस, खास चेहरे अभी उनकी कारहा कर रहा था। 15 साल हो गए थे। जर्मन कंपनी यूरोगैस शिपिंग और भारत मरीन वर्क्स के बीच साझेदारी को 15 साल हो गए थे। इस दौरान हमने उनके लिए 47 LNG जहाज बनाए थे, एक भी सुरक्षा दुर्घटना के बिना। शर्मा जी, यूरोगैस शिपिंग के लोग आ गए हैं। मेरे जूनियर शोधकर्ता की आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और कुछ जाने पहचाने चेहरे अंदर आए। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। एक अजीब सा तनाव था, खासकर क्लॉस, जो उनके विभाग के प्रमुख थे, का चेहरा बहुत गंभीर था। हम 10 साल से अधिक समय से साथ काम कर रहे थे, लेकिन वह मेरी आंखों में सीधे देखने से कतरा रहे थे। क्लॉस, बहुत समय बाद मिले। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। हाँ शर्मा जी, नमस्कार। उन्होंने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। उनकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी। आज कैसे आना हुआ? क्या किसी नए जहाज के ऑर्डर के बारे में बात करनी है? दरअसल हमें आपसे कुछ कहना था। उन्होंने बात को टाल दिया। यह स्पष्ट था कि वे कुछ कहने में असहज महसूस कर रहे थे। तभी उनके पीछे से एक आदमी अंदर आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सुनहरे बाल, तेज आंखें और एक महंगा ऑर्डर मेड सूट। उसकी कलाई पर एक चमकदार घड़ी थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसमें अहंकार झलक रहा था। मैं हैंस म्यूलर हूं, नया CFO। उस आदमी ने खुद अपना परिचय दिया। उसने हाथ मिलाने की जहमत नहीं उठाई। जी नमस्ते, मैं अरुण शर्मा हूं। उसी क्षण मुझे एहसास हो गया कि आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन इतना बुरा होगा यह मैंने नहीं सोचा था। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हैंस म्यूलर ने मेज पर कुछ कागजात रखे। यूरोगैस शिपिंग ने भविष्य में अपने LNG जहाजों के ऑर्डर किसी और को देने का फैसला किया है। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। किसी और को? इसका क्या मतलब है? हमारे सेल्स डायरेक्टर ने हकलाते हुए पूछा। मतलब वही है जो आपने सुना। हम आपकी 15 साल की साझेदारी के लिए आभारी हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम एक नई दिशा में आगे बढ़ें। हैंस म्यूलर की आवाज में कोई भावना नहीं थी। वह ऐसे बात कर रहा था जैसे मौसम की जानकारी दे रहा हो। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मैंने बातचीत में हस्तक्षेप किया। इन 15 सालों में एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। हमने सभी 47 जहाज समय पर सौंपे हैं और गुणवत्ता को लेकर एक भी शिकायत नहीं आई है। फिर अचानक यह फैसला क्यों? कारण? बिल्कुल कारण है। हैंस म्यूलर ने सीधे मेरी आंखों में देखा। मैं आज भी उसकी उस ठंडी नजर को नहीं भूल सकता, जैसे वह किसी कैलकुलेटर को देख रहा हो। लागत शर्मा जी, लागत। उसने एक कागज निकालकर मेज पर मेरी ओर खिसका दिया। यह भारतीय शिपयार्ड की तुलना में 32% सस्ता है। अगर हम साल में 3 जहाज ऑर्डर करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी रकम है। मैंने वह कागज उठाया। यह चीन के एक शिपयार्ड का कोटेशन था। चीन? आप चीन के शिपयार्ड को LNG जहाज बनाने का काम देंगे? मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। हाँ, मैं इसमें कोई समस्या है? समस्या है? आप जानते भी हैं कि LNG जहाज क्या होता है? यह सिर्फ गैस ले जाने वाला एक जहाज नहीं है। मैं गुस्से में बोल पड़ा।
यह 163 सेल्सियस की तरल गैस को लेकर महासागरों को पार करता है। अगर वेल्डिंग में जरा सी भी गलती हुई, अगर मिश्र धातु के अनुपात में जरा सी भी गड़बड़ी हुई, तो उसी पल दर्जनों लोगों की जान चली जाएगी। और आप सिर्फ 32% सस्ता होने के कारण यह काम चीन को दे रहे हैं। शर्मा जी, हैंस म्यूलर ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया? क्या भौतिकी के नियम बदल गए हैं? क्या 163 सेल्सियस अब 100 हो गया है? मेरा वह मतलब नहीं था। वह अपनी सीट से उठा और खिड़की की ओर चला गया। हमारे डॉकयार्ड को देखते हुए उसने कहा, चीन के शिपयार्ड ने भी अब सभी अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र हासिल कर लिए हैं। लॉयड्स रजिस्टर, DNV। अब वह पुराना चीन नहीं रहा। प्रमाण पत्र ही सब कुछ नहीं होता। मैंने विरोध किया। तो फिर क्या होता है? अनुभव, विशेषज्ञता। अत्यधिक ठंडे टैंकों की वेल्डिंग में शून्य, एक मिमी की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। यह प्रमाण पत्रों से साबित नहीं होता। यह दशकों के संचित ज्ञान से ही संभव होता है। और इसीलिए भारत की लागत इतनी अधिक है ना? हैंस म्यूलर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। क्या आप जानते हैं कि भारत ने 30 सालों में एक भी दुर्घटना क्यों नहीं होने दी? यह हमारी अति अभियांत्रिकी, ओवर इंजीनियरिंग डिजाइन के कारण है। मेरे शब्दों पर वह हंसा। अति अभियांत्रिकी, आप उसे यह कहते हैं? नहीं, मुझे पता है। भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी अधिक सख्त अपने स्वयं के मानक लागू करता है। इसीलिए लागत बढ़ती है और यही सुरक्षा का रहस्य है। हां, उसने स्पष्ट रूप से कहा। यह अक्षमता का प्रतीक है। कॉन्फ्रेंस रूम में खामोशी छा गई। शर्मा जी, चलिए आंकड़ों में बात करते हैं। हैंस म्यूलर मेज पर वापस आया। भारत निकल की मात्रा अंतरराष्ट्रीय मानक से 5% अधिक रखता है ना? हां, बिल्कुल। और सुदृढ़ीकरण सामग्री भी 15% अधिक उपयोग करता है। सही कहा, वह भी सही है। और वेल्डिंग का निरीक्षण भी 2 बार करते हैं, है ना? हां, और यही सब लागत में जुड़ता है और यही सब जाने बचाता है। मैंने जवाब दिया। जाने? हां, नाविकों की जाने। जो भारतीय LNG जहाजों पर काम करते हैं वे चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस जहाज पर वे हैं वह सुरक्षित है। लेकिन मेरी बातें उसके कानों तक नहीं पहुंची। 30 साल तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसका मतलब यह भी है कि 30 साल तक वह अतिरिक्त लागत व्यर्थ गई। अति अभियांत्रिकी के बिना भी शायद कोई दुर्घटना नहीं होती। उसी क्षण मैं समझ गया, यह आदमी जहाजों के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे यह नहीं पता कि 32 नाविकों का अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र यात्रा करने का क्या मतलब है। उसके लिए LNG जहाज सिर्फ एक नंबर था, कोटेशन का नंबर, बैलेंस शीट का नंबर। मिस्टर म्यूलर, मैंने अंत में कहा, आप पछताएंगे? पछताऊंगा? मैं किस बात के लिए पछताऊंगा? जब चीन के शिपयार्ड द्वारा बनाए गए जहाज के साथ कोई दुर्घटना होगी, उस दिन आप पछताएंगे। उसने अपने कागजात समेटते हुए जवाब दिया। यह इंजीनियरों की खास तरह की अत्यधिक चिंता लगती है शर्मा जी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वह कॉन्फ्रेंस रूम से चला गया। केवल क्लॉस थोड़ी देर के लिए रुका रहा। वह मेरे पास आया और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए शर्मा जी, मैंने भी विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह मुख्यालय का फैसला है। CFO ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है। लागत में कटौती ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं समझता हूं क्लॉस, यह आपकी गलती नहीं है। लेकिन शर्मा जी, क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूं? क्या? मैं भी चिंतित हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से चीन के उस शिपयार्ड का निरीक्षण करने गया था। तो कैसा था? वहां के वेल्डर बहुत अनुभवहीन थे। उनमें से कई पहली बार इतने कम तापमान पर काम कर रहे थे। मेरा दिल धड़क उठा। क्या आपने मुख्यालय को इसकी सूचना दी थी? लेकिन जानते हैं CFO ने क्या कहा? क्लॉस की आवाज में पीड़ा थी। हर किसी के लिए कोई ना कोई पहली बार होता है। भारत ने भी तो कभी शुरुआत की होगी। मैं खिड़की के पास गया और डॉकयार्ड को देखने लगा। 30 साल। भारतीय शिप बिल्डिंग को LNG जहाज के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने में 30 साल लगे थे। इस दौरान हमारे पूर्वजों ने जो पसीना और आंसू बहाए, जो असफलताएं और सफलताएं अनुभव की, वह सब जमा होकर आज की तकनीक बनी है। और उसे हर किसी के लिए पहली बार होता है, जैसे एक वाक्य से खारिज कर दिया गया। मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। 2 हफ्ते बाद मैं यूरोगैस शिपिंग के हैम्बर्ग स्थित मुख्यालय में था।
मुझे लगा कि यह आखिरी मौका है, सीधे जाकर उन्हें समझाना होगा। प्रबंधन तकनीक को नहीं समझता, इसलिए मुझे उन्हें समझाना होगा। जब मैं मुख्यालय की इमारत के सामने खड़ा हुआ तो यूरोगैस शिपिंग का लोगो ठंड में चमक रहा था। 20वीं मंजिल पर कार्यकारी कॉन्फ्रेंस रूम। दरवाजा खुला तो हैंस म्यूलर अपनी सीट पर बैठा था। उसके बगल में सीईओ फ्रेडरिक श्मिट और कुछ अन्य अधिकारी थे। शर्मा जी, स्वागत है। सीईओ ने औपचारिक अभिवादन किया। जी, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। मैंने अपने तैयार किए गए दस्तावेज निकाले। यह चीन के शिपयार्ड की तकनीक के बारे में है, जिसकी मैंने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की है। क्या आप मुझे सिर्फ 5 मिनट देंगे? मैंने पहली स्लाइड स्क्रीन पर दिखाई। यह चीन के उस शिपयार्ड में मौजूद वेल्डिंग उपकरणों की वर्तमान स्थिति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके पास अत्यधिक ठंडे तापमान पर वेल्डिंग के लिए आवश्यक स्वचालित टंगस्टन इनर्ट गैस 500 सीरीज के उपकरण हैं। हाँ, यह सही है, हैंस म्यूलर ने जवाब दिया। लेकिन क्या आपने इन उपकरणों के अंशांकन कैलिब्रेशन का इतिहास जांचा है? अंशांकन का इतिहास? कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। आखिरी अंशांकन 11 महीने पहले हुआ था। अत्यधिक ठंडे तापमान पर वेल्डिंग करने वाले उपकरणों का कम से कम हर 3 महीने में एक बार अंशांकन होना चाहिए। यह अंतरराष्ट्रीय मानक है। सीईओ ने हैंस म्यूलर की ओर देखा। क्या तुमने इसकी जांच की थी? यह तो शिपयार्ड के प्रबंधन का विषय है। हमें हर एक चीज की जांच करने की जरूरत नहीं है। हैंस म्यूलर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। यही तो समस्या है। मैंने अपनी बात जारी रखी। भारतीय शिपयार्ड बिना कहे ही स्वेच्छा से इसका प्रबंधन करते हैं। भारत में हम हर महीने अंशांकन करते हैं, क्योंकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। मैंने दूसरी स्लाइड दिखाई। यह वेल्डरों की योग्यता का रिकॉर्ड है। चीन के शिपयार्ड में अत्यधिक कम तापमान पर वेल्डिंग का प्रमाण पत्र रखने वाले कुल 47 वेल्डर हैं। उनमें से केवल 3 के पास 5 साल से अधिक का अनुभव है। 3? सिर्फ 3? सीईओ ने फिर से पूछा। हाँ, बाकी 44 लोगों के पास 1 साल से भी कम का अनुभव है। एक एलएनजी जहाज बनाने में आमतौर पर 60 से अधिक वेल्डर लगते हैं। क्या ऐसी स्थिति में गुणवत्ता नियंत्रण संभव है जहां केवल 3 अनुभवी लोग हों? नए लोगों को भी प्रशिक्षण तो दिया ही गया होगा, हैंस म्यूलर ने विरोध किया। प्रशिक्षण? कैसा प्रशिक्षण? जाहिर है, अत्यधिक कम तापमान पर वेल्डिंग का प्रशिक्षण। कितने घंटे का प्रशिक्षण? इसकी जांच करनी होगी। मैंने जांच की है। 40 घंटे। मैंने स्क्रीन पर एक और दस्तावेज दिखाया। भारत में अत्यधिक कम तापमान पर वेल्डिंग के लिए एक वेल्डर का प्रशिक्षण समय कम से कम 2000 घंटे है, और उसके बाद भी वे 5 साल तक एक वरिष्ठ वेल्डर के सहायक के रूप में काम करते हैं। 40 घंटे और 2000 घंटे, कौन सा अधिक सुरक्षित है? मेरी आवाज ऊंची हो गई। 163 सेल्सियस। अगर वेल्डिंग के दौरान 0.1 मिमी की भी दरार रह जाती है तो अत्यधिक कम तापमान पर धातु का संकुचन दर बदल जाता है। उस दरार से गैस रिसने पर वह तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगी। और क्या आप जानते हैं कि वाष्पीकृत प्राकृतिक गैस क्या है? कमरे में सन्नाटा था। एक बम। अगर 170 शून्य क्यूबिक मीटर गैस एक साथ फट जाए तो 500 मीटर के दायरे में सब कुछ राख हो जाएगा। सीईओ का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वास्तव में ऐसी कोई दुर्घटना हुई है? हाँ, मैंने तीसरी स्लाइड दिखाई। लगभग 45 साल पहले एक एलएनजी जहाज के साथ ऐसी ही दुर्घटना हुई थी। वेल्डिंग में खराबी के कारण गैस रिसाव हुआ और टैंक में दरार आ गई। सौभाग्य से इसका जल्दी पता चल गया और बड़ी तबाही टल गई, लेकिन जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 45 साल पहले? यह तो बहुत पुरानी बात है, हैंस म्यूलर ने कहा। तब से तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है। अब जमाना बदल गया है। सही कहा, तकनीक आगे बढ़ी है, मैंने जवाब दिया। भारत की तकनीक आगे बढ़ी है, इसीलिए 30 सालों से कोई दुर्घटना नहीं हुई। चीन की तकनीक नहीं। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। सीईओ ने हैंस म्यूलर की ओर देखा। हैंस, तुम्हारा क्या कहना है? हैंस म्यूलर अपनी सीट से उठा। शर्मा जी, आपके इस भावुक प्रेजेंटेशन के लिए धन्यवाद। लगता है आपको भारतीय शिप बिल्डिंग उद्योग पर बहुत गर्व है। उसका लहजा बदल गया था। उसमें एक तरह का व्यंग्य था। यह गर्व नहीं, यह तथ्य है। हो सकता है, लेकिन व्यापार भावनाओं से नहीं, नंबरों से चलता है। उसने अपनी स्लाइड स्क्रीन पर दिखाई। भारतीय शिपयार्ड की तुलना में 32% लागत में कमी,
3 जहाजों पर सालाना 48 अरब रुपये की बचत, 10 साल में यह 480 अरब रुपये होंगे। क्या आप जानते हैं कि इस पैसे से हम क्या क्या कर सकते हैं? यह पैसे का सवाल नहीं है, पैसा ही सब कुछ है शर्मा जी, उसने स्पष्ट रूप से कहा। शेयरधारक क्या चाहते हैं? मुनाफा, सुरक्षा। वह तो एक दी गई शर्त है, लागत में कटौती उसके बाद आती है। दी गई शर्त? मेरी आवाज कांप गई। क्या आप समझ नहीं रहे हैं कि मैंने आपको अभी क्या दिखाया? बिना अंशांकन वाले उपकरण, अनुभवहीन वेल्डर। क्या आप सच में सोचते हैं कि ऐसी जगह बना जहाज सुरक्षित होगा? चीन के शिपयार्ड के पास भी अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हैं। प्रमाण पत्र न्यूनतम मानक होते हैं। मैं चिल्लाया। भारत उसके ऊपर एक अतिरिक्त सुरक्षा मार्जिन रखता है जिसे आप अति अभियांत्रिकी कहते हैं। वही 30 साल की शून्य दुर्घटना का रहस्य है। हैंस म्यूलर हंसा। शर्मा जी, क्या आप जानते हैं कि बीमा कंपनियां क्या कहती हैं? भारतीय एलएनजी जहाजों का बीमा प्रीमियम दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि 30 सालों से कोई दुर्घटना नहीं हुई। वह मेरे करीब आया, लेकिन यह भारतीय अति अभियांत्रिकी के कारण है या सिर्फ किस्मत अच्छी थी, यह कोई नहीं जानता। अगर चीन के जहाज भी कोई दुर्घटना नहीं करते हैं तो क्या वह अधिक कुशल तरीका नहीं होगा? मेरे पास शब्द नहीं थे। यह आदमी सच में कुछ नहीं समझ रहा था। मिस्टर म्यूलर, मैंने अंत में कहा, मैं आज यहां ऑर्डर लेने नहीं आया हूं, मैं आपको चेतावनी देने आया हूं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? अगर आप चीन में एलएनजी जहाज बनवाएंगे तो दुर्घटना होगी। कब होगी यह मैं नहीं जानता, लेकिन होगी जरूर। उस समय जिम्मेदारी कौन लेगा? हैंस म्यूलर ने कंधे उचकाए। उस समय की उस समय देखेंगे, अभी के लिए लागत में कटौती सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने अपने कागजात समेटे और उठ खड़ा हुआ। आप पछताएंगे, उसने मेरी पीठ की ओर कहा। इंजीनियर लोग हमेशा यही कहते हैं, लेकिन अभी तक मुझे कभी पछताना नहीं पड़ा। कमरे से बाहर निकलते समय मेरी नजर क्लॉस से मिली। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए शर्मा जी। मैंने सिर हिलाया और इमारत से बाहर निकल गया। हैम्बर्ग की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा ठंडा था। 1 साल बाद सुबह के 3 बज रहे थे। मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। एक अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय नंबर जर्मनी से था। हेलो, एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। शर्मा जी, मैं हूं। क्लॉस। क्लॉस? इस समय क्या हुआ? सर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। उसकी आवाज कांप रही थी। दक्षिणी महासागर में हमारे एक जहाज के साथ दुर्घटना हो गई है। मैं बिस्तर से उछल पड़ा। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? टैंक में दरार आ गई है। दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगर 48 घंटों के भीतर कुछ नहीं किया गया तो वह फट जाएगा। वह हाँफ रहा था। उस पर 32 लोग सवार हैं। मेरी सांस रुक गई। तो तुमने मुझे फोन क्यों किया? शर्मा जी, कृपया। क्लॉस की आवाज में आंसू थे। कृपया हमारी मदद करें। आपके अलावा इस समस्या को कोई और हल नहीं कर सकता। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अभी भी अंधेरा था। 1 साल पहले हैम्बर्ग में सुने गए शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। इंजीनियरों की खास तरह की अत्यधिक चिंता। उस समय की उस समय देखेंगे। वह उस समय आ गया था। धोखेबाज वापस आ गए थे। क्लॉस, मैंने धीरे से कहा। हैंस म्यूलर अभी क्या कह रहा है? एक लंबी खामोशी छा गई। वो हैंस म्यूलर खुद आपसे बात करना चाहते हैं। क्या? वह अभी इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं फोन उन्हें दे सकता हूं? मैंने एक पल सोचा। 1 साल पहले की वह घमंडी आवाज जिसने कहा था कि अति अभियांत्रिकी बेकार है। उन्हें फोन दो। थोड़ी देर बाद एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेकिन यह 1 साल पहले की आवाज से बिल्कुल अलग थी। शर्मा जी, हैंस म्यूलर की आवाज सूखी और फटी हुई थी। हां, कहिए। वो, कृपया हमारी मदद करें। मैं चुप रहा। शर्मा जी, आप सही थे, मैं गलत था। कृपया हमारी मदद करें। फोन के उस पार से उसके सिसकने की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से कहा, नाविक 32 हैं, है ना? हां, बिल्कुल। और समय 48 घंटे बचा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जिन्होंने हमें धोखा दिया, जिन्होंने हम पर हंसा, वे आज घुटने टेक रहे थे। लेकिन उस जहाज में 32 जानें थीं। उनका हैंस म्यूलर के फैसले से कोई लेना देना नहीं था। वे सिर्फ अपना काम करने के लिए जहाज पर गए थे। उनके भी परिवार थे, सपने थे और एक घर था जहां उन्हें वापस लौटना था। मैंने अपनी आंखें खोली। ठीक है। क्या आपने ठीक है कहा? हम आ रहे हैं। मैं अभी तुरंत एक टीम बना रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने फोन काट दिया और कपड़े पहनने लगा। मैंने अपने सहयोगी रोहन वर्मा को एक संदेश भेजा, आपातकालीन बुलावा, 30 मिनट के भीतर प्रयोगशाला में मिलो। और फिर मैं कुछ देर खिड़की से बाहर देखता रहा। आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था। 48 घंटे हम धोखेबाजों को बचाने जा रहे थे। बचाव अभियान। मेरी सुबह की कॉल से 12 घंटे पहले दक्षिणी महासागर के बर्फीले पानी में यूरोगैस शिपिंग का LNG वाहक यूरोस्टार 7 ऑस्ट्रेलिया से प्राकृतिक गैस लोड करके यूरोप की ओर जा रहा था। यह वही पहला जहाज था जिसे 1 साल पहले चीन के शिपयार्ड में बनाया गया था। कप्तान ओले नीलसन 30 साल के अनुभव वाले एक अनुभवी नाविक थे। आधी रात के आसपास इंजन रूम में ड्यूटी पर मौजूद इंजीनियर एमिल ने एक अजीब आवाज सुनी कि जैसे धातु को मरोड़ा जा रहा हो। आवाज कार्गो होल्ड की तरफ से आ रही थी। उसने टॉर्च उठाई और कार्गो होल्ड के निरीक्षण गलियारे की ओर बढ़ा। जब एमिल टैंक नंबर 1 के पास पहुंचा तो आवाज और तेज हो गई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी टैंक की बाहरी दीवार पर पड़ी। यह क्या है? बाहरी दीवार पर बर्फ जम गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इंसुलेशन सही होता तो बाहरी दीवार सामान्य तापमान पर होती। बर्फ जमने का मतलब था कि कहीं से ठंडक लीक हो रही है। एमिल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने रेडियो पर कहा, ब्रिज, यह इंजन रूम है। टैंक नंबर 1 में खराबी का पता चला है। कप्तान को तुरंत भेजो। कप्तान 10 मिनट बाद वहां पहुंचे। तब तक बर्फ और फैल चुकी थी। यह क्या हो रहा है? कप्तान का चेहरा सख्त हो गया। उसी क्षण जहाज में अलार्म बजने लगा। टैंक नंबर 1 में दबाव असामान्य। टैंक नंबर 1 में दबाव असामान्य। कप्तान ब्रिज की ओर भागे। मॉनिटर पर टैंक का आंतरिक दबाव दिख रहा था। सामान्य सीमा 0.7 से 1 थी। वर्तमान मान 1.2 था और यह लगातार बढ़ रहा था। 1.3। ईरेसी, लानत है। कप्तान ने गाली दी। दरार से तरल गैस वाष्पीकृत होने लगी है। वाष्पीकृत गैस का आयतन 600 गुना बढ़ जाता है। वह दबाव टैंक के अंदर जमा हो रहा था। मुख्यालय को आपातकालीन संदेश भेजो। कप्तान चिल्लाया। जर्मनी के हैम्बर्ग में यूरोगैस शिपिंग के मुख्यालय के संकट प्रबंधन केंद्र में खलबली मच गई। आधे घंटे के भीतर सभी बड़े अधिकारी वहां जमा हो गए। CEO फ्रेडरिक श्मिट का चेहरा राख जैसा था। CFO हैंस म्यूलर के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। समुद्री सुरक्षा के प्रमुख क्लॉस स्क्रीन के सामने खड़े हुए। यूरोस्टार 7 वर्तमान में दक्षिणी महासागर में है। टैंक नंबर 1 में लगभग 30 सेमी की दरार आ गई है और आंतरिक दबाव 1.8 तक बढ़ गया है। सन 0 से ऊपर जाने पर विस्फोट का खतरा है, क्लॉस ने कहा। कमरा जमसा गया। नाविक कितने हैं? 32। क्या उन्हें निकाला नहीं जा सकता? जिस स्थान पर वे हैं वहां से निकटतम भूमि 400 किमी से अधिक दूर है और वर्तमान में लहरें 8 मीटर ऊंची हैं। हेलीकॉप्टर का उतरना असंभव है। क्लॉस की आवाज कांप गई। वर्तमान दबाव वृद्धि की दर के अनुसार यह 48 घंटों के भीतर अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। हैंस म्यूलर ने पहली बार मुंह खोला। मतलब अगर 48 घंटों के भीतर टैंक की मरम्मत नहीं की गई तो वह फट जाएगा। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। कोई तो रास्ता होगा? CEO ने पूछा। दरार को बंद करना होगा, क्लॉस ने कहा। लेकिन टैंक का आंतरिक तापमान 163 सेल्सियस है। सामान्य वेल्डिंग से उसके पास जाना भी असंभव है। हमें अत्यधिक ठंडे तापमान पर आपातकालीन सीलिंग की तकनीक चाहिए। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? CEO ने पूछा। क्लॉस ने पीड़ा से कहा, यह तकनीक दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है। कहां? क्लॉस की नजर हैंस म्यूलर पर पड़ी। भारत में। भारत मरीन वर्क्स के पास। हैंस म्यूलर का चेहरा विकृत हो गया। भारत? क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह मजाक नहीं है, क्लॉस ने जोर देकर कहा। अत्यधिक ठंडी आपातकालीन सीलिंग तकनीक दुनिया में केवल भारतीय शिपबिल्डिंग के पास है। यह कुछ साल पहले विकसित की गई एक तकनीक है जो 160 सेल्सियस से भी कम तापमान पर काम करती है। और कहीं नहीं। नहीं, रुको। हैंस म्यूलर अपनी सीट से उठा। कोई और तरीका ढूंढो। भारत, बस भारत नहीं। क्यों नहीं? CEO ने पूछा। अनुबंध तुमने ही तो तोड़ा था। उसी समय एक कर्मचारी बोला, कप्तान का ईमेल आया है। दबाव 2 से ऊपर चला गया है। CEO धीरे धीरे अपनी सीट से उठे। हैंस, तुम्हारा अहंकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या 32 लोगों की जान? हैंस म्यूलर चुप रहा। क्लॉस, CEO ने कहा, भारत को फोन करो। अभी। मुंबई,
भारत मरीन वर्क्स। प्रयोगशाला में मेरे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों की टीम इकट्ठी थी। रोहन वर्मा, संजय सिंह, प्रिया देसाई और बालाकृष्णन अय्यर हमारे वरिष्ठ वेल्डर। तो वो जहाज चीन में बना था, है ना? संजय ने कहा, जिसने पिछले साल हमारा अनुबंध छीन लिया था। हाँ, तो फिर हमें उनकी मदद क्यों करनी चाहिए? संजय की आवाज में गुस्सा था। वे जानते थे कि वे क्या कह रहे थे। भारत महंगा है, अति अभियांत्रिकी है, और अब जब मुसीबत आई तो वे हमारे पास भीख मांगने आ गए। संजय, मैंने कहा, उस जहाज पर 32 नाविक हैं। यह यूरोगैस के प्रबंधन का फैसला था, उन नाविकों का नहीं। अगर हम नहीं गए तो वे लोग मर जाएंगे। मैं अपनी टीम की ओर मुड़ा, और यह हमारे लिए एक मौका भी है। दुनिया देख रही है कि भारत क्या करता है जब धोखेबाज मदद मांगते हैं, हम बदला लेते हैं या अपनी गरिमा दिखाते हैं। संजय ने सिर झुकाया। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैं उपकरण तैयार करती हूं, प्रिया ने कहा। हम मुंबई हवाई अड्डे से एक चार्टर्ड विमान में सवार हुए। हमारी टीम में 5 लोग थे और हमारे उपकरण का वजन 2 टन से अधिक था। विमान में हम जहाज के डिजाइन का विश्लेषण कर रहे थे। सर, यह देखिए, रोहन ने कहा। सुदृढ़ीकरण सामग्री अंतर्राष्ट्रीय मानकों से 18% कम है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह तो पागलपन है। तभी रोहन को अपने चीनी संपर्क से एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। सर, वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातु में निकल की मात्रा के साथ धोखा किया गया था। यह 9% के बजाय केवल 7% थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कम निकल का मतलब था कि धातु अत्यधिक ठंड में और अधिक भंगुर हो जाएगी, यानी टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक टाइम बम था। बर्फीला नर्क। जब हमारा हेलीकॉप्टर जहाज के डेक पर उतरा तो 30 सेल्सियस की बर्फीली हवा ने हमारा स्वागत किया। कप्तान नीलसन ने हमारा इंतजार कर रहे थे। धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने टैंक का निरीक्षण करने के लिए एक थर्मोग्राफिक ड्रोन भेजा। परिणाम चौंकाने वाले थे। दरार सिर्फ एक नहीं थी, मुख्य दरार के चारों ओर मकड़ी के जाले की तरह छोटी छोटी कई दरारें फैल गई थीं। लानत है, बालाकृष्णन अय्यर ने कहा। इस तरह तो हमारी योजना काम नहीं करेगी। इन सब की मरम्मत करने में कम से कम 30 घंटे लगेंगे। हमारे पास केवल 20 घंटे हैं। हम सब निराश थे। तभी मुझे एक विचार आया। रुको, मैंने कहा, अगर हम मुख्य दरार को बंद करने के साथ साथ तनाव को फैला सकें। तनाव को फैलाना? हाँ, हमारी प्रयोगशाला ने एक नई तकनीक विकसित की है। मैंने उपकरणों के एक बॉक्स से एक चांदी का पैच निकाला। यह क्रायो पैच है। यह अत्यधिक ठंडे वातावरण में तनाव को फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। हमने अभी तक इसका वास्तविक परीक्षण नहीं किया है। हमने कहा वास्तविक परीक्षण नहीं किया है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। टीम ने एक दूसरे को देखा। चलिए करते हैं, रोहन ने कहा। हमने विशेष सूट पहने और 163 सेल्सियस के नर्क में प्रवेश किया। हर 2 घंटे की शिफ्ट में काम करते हुए हमने सबसे पहले क्रायो पैच लगाए। सर, यह काम कर रहा है, प्रिया की आवाज रेडियो पर आई। तनाव 30% कम हो गया है। फिर बालाकृष्णन अय्यर ने अपने 30 साल के अनुभव का उपयोग करते हुए अत्यधिक ठंडी वेल्डिंग शुरू की। यह एक बेहद मुश्किल काम था, लेकिन 4 घंटे बाद मुख्य दरार बंद हो चुकी थी। दबाव कम हो रहा है, प्रिया चिल्लाई। 2.7 से 2.5 पर आ गया है। हमने राहत की सांस ली, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले 12 घंटों तक हमने बाकी की छोटी दरारों को एक विशेष क्रायोसील पॉलीमर से भरा। अंत में 47 घंटे और 23 मिनट के बाद काम पूरा हो गया। दबाव 1.8 पर स्थिर था। हमने कर दिखाया था। ब्रिज पर कप्तान ने मुझे एक सैटेलाइट फोन दिया। सीईओ बात करना चाहते हैं। शर्मा जी, फ्रेडरिक श्मिट की आवाज कांप रही थी। धन्यवाद, आपकी वजह से हमारे 32 नाविकों की जान बच गई। हम गलत थे। हमने लागत को सुरक्षा से ऊपर रखा। हमें आपकी चेतावनी सुननी चाहिए थी। सीईओ साहब, मैंने धीरे से कहा, मैं यूरोगैस के लिए नहीं आया था, मैं उन 32 लोगों के लिए आया था। धन्यवाद उन्हें कहिए, और भविष्य में इंसानी जिंदगियों पर नंबरों को तरजीह देना बंद कर दीजिए। एक नया विश्व मानक। 3 महीने बाद जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ईमा का मुख्यालय। मैं मंच पर खड़ा था, दुनिया भर के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहा था।
भारत 30 सालों से अपने स्वयं के सख्त सुरक्षा मानक लागू कर रहा है। इसे कुछ लोग अति अभियांत्रिकी कहते हैं, लेकिन 30 सालों में एक भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। यह संयोग नहीं है, यह डिजाइन का परिणाम है। मैं प्रस्ताव को बाथरक तोहत जगता है करता हूं कि भारत के सुरक्षा मानकों को नए अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया जाए। कमरे में हलचल मच गई। तभी दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि ने हाथ उठाया, जो शिपबिल्डिंग में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। कोरिया इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता है। सुरक्षा कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह साझा की जानी चाहिए। कमरा तालियों से गूंज उठा। जर्मनी, ब्रिटेन सभी ने समर्थन किया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब चीन के प्रतिनिधि खड़े हुए। चीन भी भारत के प्रस्ताव का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, नॉर्थ स्टार 3 की दुर्घटना ने हमें सिखाया है कि कम लागत पर बाजार जीतने का कोई मतलब नहीं है अगर आप विश्वास खो देते हैं। भारत ने हमें सिखाया है कि लोगों को पहले रखना चाहिए। चीन भी सीखेगा। मतदान हुआ। पक्ष में 47 वोट, विपक्ष में 0। भारत का सुरक्षा मानक अब दुनिया का मानक बन गया था। 1 साल पहले जिसे अक्षम और अति अभियांत्रिकी कहकर हंसी उड़ाई गई थी, आज वह जीवन रक्षक डिजाइन के रूप में पूरी दुनिया द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। सम्मेलन के बाद हैंस म्यूलर मुझसे मिलने आया। दुर्घटना के बाद उसने इस्तीफा दे दिया था। बधाई हो शर्मा जी, उसने कहा। मैं आजकल एक एनजीओ के लिए काम कर रहा हूं। विकासशील देशों के शिपयार्ड में सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा दे रहा हूं। उसने मेरी ओर देखा। आपके उन शब्दों ने मुझे बदल दिया। नंबरों के पीछे इंसान होते हैं। घर वापसी। मुंबई हवाई अड्डे पर मेरी पूरी टीम मेरा इंतजार कर रही थी। 6 महीने बाद मैं मुंबई के उसी डॉकयार्ड में खड़ा था, एक नए एलएनजी जहाज को बनते हुए देख रहा था। यह यूरोगैस शिपिंग का नया ऑर्डर था, जो अब भारत के नेतृत्व वाले नए विश्व मानक के अनुसार बनाया जा रहा था। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह मेक इन इंडिया की ताकत का प्रतीक था। यह इस बात का सबूत था कि असली मूल्य नंबरों में नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों के सम्मान में होता है। यह उस 48 घंटे की कहानी थी। कैसे भारत को धोखा देने वाला जर्मनी 48 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, और कैसे जिसे अति अभियांत्रिकी कहकर मजाक उड़ाया गया था, वही भारतीय मानक दुनिया के लिए जीवन का मानक बन गया। हमारी 30 साल की शून्य दुर्घटना की विरासत कोई संयोग नहीं है, यह हमारा डिजाइन है, लोगों को पहले रखने का डिजाइन। और यही भारतीय इंजीनियरिंग की असली ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि हर भारतीय इस पर गर्व कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।